चलिए आइए स्टार्ट करते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के साथ। देखिए वैसे तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट होता है, लेकिन यहाँ पर हमें फाइनेंशियल अकाउंट्स में गिवन है तो हम ब्रीफ में इसको एक बार समझते हैं। जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो अपार्ट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाती हैं, जिसका मेन मकसद होता है कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स निकालना, उसका मेन मकसद होता है। अब ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनता कैसे है? देखिए नाम से ही पता लगता है मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड एक्सपेंसेस आपको लेने हैं। तो सबसे पहली चीज आती है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, जो भी रॉ मटेरियल कंज्यूम होगा। जब कंजम्पशन की बात करते हैं तो ये चीज आप जो है, कंजम्पशन का मतलब क्या है कि जो ऑर्गेनाइजेशन में यूज हो गया, तो वो कैसे निकलेगा कि जो भी आपके पास ओपनिंग स्टॉक था रॉ मटेरियल का, उसमें आप परचेजेस ऐड कर दीजिए, लेस कर दीजिए क्लोजिंग इन्वेंट्री। फॉर एग्जांपल हमारे पास ओपनिंग स्टॉक था 10,000 रुपये का रॉ मटेरियल था और साल भर में हमने परचेज करा 2 लाख रुपए का रॉ मटेरियल, ठीक है। तो टोटल हमारे पे 2/10 का हो गया। ईयर एंड में हम देख रहे हैं कि हमारे पास 50,000 का क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है, तो लगभग कहना ही से कि 1,60,000 रुपये का जो रॉ मटेरियल है उसकी कंजम्पशन हो गई। 1,60,000 का जो रॉ मटेरियल है वो कंज्यूम हो गया, यस और नो। तो वो वैल्यू यहाँ पर आपकी आ जाएगी। यहाँ यूनिट्स, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में यूनिट्स भी लिखी जाती हैं कि यूनिट्स में कितना है। सपोज 500 यूनिट था, 10,000 यूनिट परचेज किया, क्लोजिंग स्टॉक कितने यूनिट्स, तो इसमें हमेशा यूनिट्स का कॉलम भी आप देखेंगे होता है। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है तो बनाई, नहीं तो जरूरी नहीं। इसके बाद जो भी डायरेक्ट वेजेस आपने पे करी लेबर को, जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस इसके अलावा हुए, वो सारे के सारे आप लिख देंगे, ठीक है। ये यहाँ पे की जगह पे इसे यहाँ लिखिएगा। तो बेसिकली 3 चीजें इसके अंदर यहाँ तक आएंगी, रॉ मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इन तीनों का जो सम होता है उसको हम बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ भी लिया जाए कि प्राइम कॉस्ट क्या होता है, तो प्राइम कॉस्ट इज बेसिकली द सम ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ठीक है, प्लस डायरेक्ट वेजेस जो भी पे की गई, या इसके अलावा जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस पे किए गए, तो ये सब मिलके बनता है आपका प्राइम कॉस्ट। अब इसमें हम ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स, जैसे रॉयल्टी, हायर चार्जेस, ठीक है। फैक्ट्री ओवरहेड्स इसके अंदर हम ऐड करेंगे। अब जब आप बात करते हो ना ओवरहेड्स की, ओवरहेड्स का मतलब क्या होता है? ओवरहेड्स का मतलब होता है ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो सारे के सारे फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं। तो यहाँ पर ये जो है सिंपल सी चीज, रॉयल्टी, हायर चार्जेस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, डेप्रिसिएशन, ये सब क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, सब फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट है। फैक्ट्री ओवरहेड्स को ही हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। तो प्राइम कॉस्ट में जब आप फैक्ट्री ओवरहेड ऐड कर देते हो तो ये आपके पास आ जाती है क्या? फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। तो देखिए आपने यहाँ प्राइम कॉस्ट लिया, यहाँ पर आपकी जो है फैक्ट्री ओवरहेड्स है टोटल, और ये जो है इसके बाद यहाँ पर 1+2 उसका सम है ये फैक्ट्री कॉस्ट। समझ गए? सिंपल सी चीज याद रखनी है, प्राइम कॉस्ट इज व्हाट रॉ मटेरियल कंज्यूम प्लस डायरेक्ट वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसके अलावा फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करेंगे तो उसमें फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा। फैक्ट्री ओवरहेड मतलब जितने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। फिर आपने लेना है ओपनिंग WIP, यहाँ आपने लेना है क्लोजिंग WIP। एक वर्ड आपको दिख रहा है बाय प्रोडक्ट्स। बाय प्रोडक्ट्स क्या होता है? कई बार आप किसी चीज की प्रोडक्शन कर रहे होते हो और बाय डिफॉल्ट जो है एक सेकेंडरी प्रोडक्ट तैयार हो जाता है। जैसे शुगर केन से जब शुगर बनाई जाती है तो बाय डिफॉल्ट एक साइड में मोलासिस तैयार होता है जो कि मेडिसिन्स में यूज किया जाता है। बहुत कम वैल्यू होती है, लेकिन हाँ बाय डिफॉल्ट एक प्रोडक्ट तैयार हो जाता है शुगर केन से शुगर बनाते हुए, और मोलासिस जो है वो मार्केट में बिकता भी है। तो नेट जो भी बाय प्रोडक्ट आपको गिवन है उसकी नेट रिलाइजेबल वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी, वो आपको यहाँ लेनी है। अब इसके ऊपर थ्योरी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आपकी जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी दैट विल बी द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। अभी आपको क्या नोट करना है ये मैं आपको बता दूं। एक तो आप सबसे पहले ये नोट करिए कि कौन बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाता है। उसके बाद प्राइम कॉस्ट क्या होती है, उसमें फैक्ट्री ओवरहेड्स और फैक्ट्री कॉस्ट। उसके बाद ये फॉर्मेट आप एक बार जो है इसे बनाइए। फॉर्मेट के अंदर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए इसे ठीक कर रहा हूँ,
ठीक है, जहाँ मैं रेड मार्क कर रहा हूँ ना उस तरीके से ही आप पूरा का पूरा उसको बनाइएगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। देखिए, ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेजेस, क्लोजिंग, इन तीनों का सम ये रहा, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फिर इन तीनों का सम प्राइम कॉस्ट, फिर ये सब चीज़ें फैक्ट्री ओवरहेड है, इन सब का सम ये आपका हो गया फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है, प्राइम कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड का सम हो गया आपका, अंडरलाइन है यहाँ पे। तो फैक्ट्री कॉस्ट उसमें ओपनिंग WIP, बाय प्रोडक्ट, क्लोजिंग WIP, ट्रेडिंग। इसी तरीके से आप इसे बनाइए फटाफट, फिर क्वेश्चन करते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टर विमल रन्स अ फैक्ट्री विच प्रोड्यूसेस सोप्स। फॉलोइंग डिटेल्स वर अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस 10,000 यूनिट्स 16,000, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस 12,000 यूनिट्स 20,000, ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, purchases, higher charges of machinery 0.60 per unit manufactured, okay, higher charges of factory 2,20,000, direct wages contracted 0.80 per unit manufactured and 0.40 per unit of closing WIP, repair and maintenance 180, units produced 5 lakh। बहुत सिंपल है। सबसे पहले हमें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालना है। ओपनिंग स्टॉक गिवन है, परचेजेस गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, तो 170 + 820 - 190। ठीक है, उसके बाद ओपनिंग WIP अगर आप देखें 16,000 है, वो स्टार्टिंग में लिख दो, ऊपर नीचे लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर हमें डायरेक्ट वेजेस चाहिए। डायरेक्ट वेजेस 0.80 पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड, तो 5 लाख यूनिट बनी है, तो 5 लाख का 0.8 कितना हो गया, 4 लाख। और क्लोजिंग WIP कितनी है आपकी? अब क्लोजिंग WIP जो है वो यहाँ गिवन है 12,000 यूनिट्स, तो 12,000 × 0.4, तो ये हो गया 4,800, 4,04,800। ठीक है, इसके बाद उस आपका हायर चार्जेस ऑफ मशीनरी 60 पैसा पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड। ठीक है, तो 5 लाख यूनिट्स बनी हैं, तो अकॉर्डिंगली आपके हायर चार्जेस ऑफ मशीनरी आ जाएंगे। ठीक है, देखिए हायर चार्जेस जो हैं बेसिकली आप कहेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स में क्यों नहीं लिए, तो देखिए मैं आपको बताऊं, आप उसे फैक्ट्री ओवरहेड्स में लेते अगर वो एक फिक्स्ड अमाउंट होता। अगर आपका वो एक फिक्स्ड अमाउंट होता, जैसे यहाँ पर हायर चार्जेस ऑफ फैक्ट्री है 2,20,000, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, इनका नो लिंक विथ प्रोडक्शन लेवल, प्रोडक्शन लेवल से कोई लेना देना नहीं है, तो उस केस के अंदर आप जो है इसको सीधे फैक्ट्री ओवरहेड में लेंगे। लेकिन यहाँ पे जो हायर चार्जेस ऑफ मशीन है वो यूनिट मैन्युफैक्चर्ड पे हैं, मतलब वेरिएबल नेचर के, तो इसीलिए हमने उसको डायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ पर लिया है। ठीक है, एग्जाम में ध्यान रखिएगा फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, क्लोजिंग WIP आपको गिवन है 12,020 का, तो यहाँ पर यह आपका 5 लाख यूनिट्स आई और जो बैलेंस आया वो आपका 19,08,000। तो बहुत ही सिंपल, कुछ भी इसमें नई चीज़ नहीं है, एक सिंपल सा क्वेश्चन 5 नंबर का जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत ही सिंपल। फटाफट इस क्वेश्चन को अपने आप करिएगा, कहीं अगर आप फंसते हैं तो ही सॉल्यूशन आप देखिएगा। 5 मार्क्स से ऊपर इस क्वेश्चन के आने के चांसेस नहीं है। आइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, 8 नंबर तक कई क्वेश्चन आ सकता है। फॉलोइंग आर द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट प्रोवाइडेड बाय मेजर शिवी रिलेटेड टू 16-17। There are certain figures missing from these accounts: raw material account, opening stock, creditor, buy raw material, consume, closing stock। सिर्फ ओपनिंग स्टॉक पता है, बाकी कुछ नहीं पता। क्रेडिटर में ओपनिंग क्रेडिटर, क्लोजिंग क्रेडिटर कितना पे किया ये पता है, क्या आप परचेजेस करी ये आपको नहीं पता। तो खैर ये तो आप सिंपली बैलेंसिंग फिगर भी निकाल सकते हैं यहाँ पर, परचेजेस। फिर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट गिवन है, ट्रेडिंग अकाउंट की फिगर, वेजेस, डेप्रिसिएशन, डायरेक्ट एक्सपेंस, रॉ मटेरियल कंज्यूम नहीं पता। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है और उसके बाद एंड में बोला है कि आपको रिवाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट और रॉ मटेरियल अकाउंट बनाना है। क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि मशीनरी परचेज करी 10 लाख रुपए की, उसे हम भूल गए,
मशीनरी एट चार्जेबल एट डेप्रिसिएशन रेट ऑफ 10%। तो कह रहा है कि जो डेप्रिसिएशन है यहाँ 2 लाख ये गलत है, क्योंकि एक 10 लाख की मशीन हमने ली और उस पर 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करना था, वो हम लेना भूल गए। तो 10 लाख पे अगर हम 10% लेते हैं तो ये आपका हो जाता है 1 लाख। 2 लाख ऑलरेडी है, तो 2 लाख जमा 1 लाख कितना हो गया? 3 लाख हो गया। ठीक है। फिर इसके बाद वेजेस इंक्लूड द फॉलोइंग: पेड टू फैक्ट्री वर्कर्स, पेड टू लेबर एट ऑफिस। तो देखिए, ऑफिस में अगर कोई लेबर काम करती है, उसको आपने कुछ पे किया है तो वो P&L में जाएगा, दैट इज ऑफिस वेजेस, वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में नहीं आएगा। तो ये वेजेस भी 3.5 लाख की गलत है, ये 3 लाख होनी चाहिए। फिर कह रहे हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हैं आपके यहाँ पर 2,44,000, इसमें इंक्लूड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 80,000, जिसमें 30% ऑफिस के हैं। तो ये ऑफिस में के हैं तो P&L में जाने चाहिए। तो इसमें आपने 30% अमाउंट गलत ले रखा है, मतलब 24,000 रुपये आपको ने गलत ले रखा है, जो माइनस करना है। फ्यूल चार्जेस कितने हैं? 20,000 रुपये। ठीक है, फ्यूल चार्जेस आपके 20,000 है, ये ठीक है, ये मैन्युफैक्चरिंग में ही है। फ्रेट इनवर्ट भी आएगा। डिलीवरी चार्जेस टू कस्टमर, ये भी गलत है, ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस होता है और P&L में आएगा, तो ये नहीं लेना। ठीक है, फिर आधी चीज़ें तो रिवाइज हो ही गई हमारी। देखते हैं ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। सबसे पहले आप वेजेस अगर देखें, डेप्रिसिएशन 3 लाख है, वो 10 लाख पे 10% ले लिया, 2 लाख ऑलरेडी था। यहाँ पर 2 लाख तो था ही ना, और 10% मैंने आपको बता ही दिया था। सेम वे ये तो हो गया डेप्रिसिएशन। वेजेस की अगर मैं बात करूँ तो 50,000 जो आपने ऑफिस से रिलेटेड है वो नहीं लेनी, तो वेजेस रिवाइज करके आपकी आ जाएंगी 350 की जगह 3 लाख। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस की अगर मैं बात करूँ तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके हैं 2,44,000, इसमें 24,000 एक गलत ले रखे हैं ये, और 20 ये, तो 2,44,000 में से आप 44,000 माइनस करेंगे, 24,000 ये और 20,000 ये, तो कायदे से आपको 2 लाख रुपए ही जो है वो लेने हैं। देख सकते हैं आप, यस और नो। फ्यूल चार्जेस आर रिलेटेड टू फैक्ट्री एक्सपेंस एंड ऑल्सो फ्रेट इनवर्ट, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये चीज़ें 3 तो रिवाइज हो गई। अब देखो, बड़ा ही सिंपल सा रूल है, आपको पता है दोनों साइडें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की मैच होंगी। कोई भी अकाउंट होता है, इनफैक्ट मैन्युफैक्चरिंग क्या, दोनों साइडें मैच होंगी, सेम आती हैं हमेशा। अब डायरेक्ट सबसे पहले जैसे डेप्रिसिएशन है, अब डेप्रिसिएशन यहाँ पर 2 लाख था, लेकिन रिवाइज मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में कितना हो गया? 3 लाख, बढ़ा दिया आपने कितना? 1 लाख। तो अगर ये डेबिट की फिगर 1 लाख बढ़ी है तो बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ना कुछ क्रेडिट साइड पे भी फ़र्क पड़ेगा, और क्रेडिट साइड में तो फिगर ही एक है, दैट इज़ द ट्रेडिंग अकाउंट, यस और नो। तो ये भी जो है आपका 17,94,000 है, ये 1 लाख रुपए बढ़ जाएगा क्योंकि डेप्रिसिएशन 1 लाख बढ़ा है। सेम वे वेजेस जो है 353, जो कि घट के 3 लाख रह गए, तो वेजेस क्या हुई हैं? 50,000 कम हुई है, तो उसको आप क्या कर देंगे? हटा देंगे। सेम वे डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हैं वो 244 के थे, जो कि घट कर कितने के रह गए हैं? 2 लाख के रह गए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? 44,000 जो है वो माइनस कर देंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, माइनस 44,000। ठीक है, तो देखेंगे ये फिगर अपने आप जो है वो आ जाएगी। यही चीज़ इन्होंने वर्किंग नोट में यहाँ आपको करके दिखा भी रखी है। ठीक है, तो अगर ये तीनों चीज़ें, चारों चीज़ें हमारे पास आ गई तो ये बैलेंसिंग फिगर आ गया 10 लाख। यस और नो, कोई दिक्कत? अब देखिए, क्रेडिटर अकाउंट जो था आपके पास गिवन ही था, तो इसको हम कंप्लीट कर लें, कुछ नहीं है। तो यहाँ से हमारी परचेजेस आ जाएंगी कि आपने कितना रॉ मटेरियल परचेज किया है, 13 लाख का। इसमें तो कुछ भी नया नहीं है भाई। क्रेडिटर में ये ओपनिंग क्रेडिटर हो गए, ये क्लोजिंग क्रेडिटर हो गए। ठीक है, ये हो गया पेमेंट टू क्रेडिटर। तो जो डिफरेंस बचता है इस अकाउंट के अंदर, वो बचता ही क्या है कि आपने कितना परचेज किया, क्योंकि क्रेडिटर से हम परचेज ही कर सकते हैं। तो ये 13 लाख रुपए जो है यहाँ पर, जो क्रेडिटर था, क्रेडिटर, देखिए रॉ मटेरियल अकाउंट में क्या आता है आप समझो। रॉ मटेरियल में ओपनिंग स्टॉक है, परचेजेस हैं, क्लोजिंग स्टॉक है, ताकि बैलेंसिंग फिगर निकल जाए। तो आप देखिए 1 लाख रुपए का ओपनिंग स्टॉक, ये परचेजेस, रॉ मटेरियल कंज्यूम 10 लाख,
क्लोजिंग स्टॉक आपकी बैलेंसिंग फिगर जो है वो आ जाएगी। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और फाउंडेशन लेवल पे ये क्वेश्चन 8 नंबर की वेटेज रखता है। वैसे अगर देखा जाए इंटर लेवल पे क्वेश्चन जो है हार्डली 4 से 5 नंबर की वेटेज रखता है, लेकिन फाउंडेशन लेवल पे आप मान के चलिए इस तरह का जो क्वेश्चन है इस लेवल पे या 8 नंबर तक आपसे पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन को एग्जामिनेशन टाइम पे एक बार जरूर करके जाइएगा और अभी भी कोशिश करिए इस क्वेश्चन को एक बार आप नोट करिए, उसके बाद 1 घंटे बाद ब्रेक लेके इस क्वेश्चन को दोबारा प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि ये स्ट्रांग हो जाए।